आगे बढ़ रहा है भैया। एक छोटा सा कंट्री सोचो, मैप में इमेजिन करो, एक छोटा सा कंट्री है, ब्रिटेन से लगा हुआ, स्पेन से लगा हुआ छोटा सा कंट्री है। देखिएगा, आ जाओ। अगर मैं बात करूं, ये आपका छोटा सा ये पुर्तगाल है, मान के चलिए। क्या आपको दिख रहा है? और हमारा भारत, ये आपका कैप ऑफ गुड होप के मार्ग से व्यापार कर रहे थे, ऐसा। आ जाओ, कैप ऑफ गुड होप के मार्ग से व्यापार चल रहा था। पुर्तगीज क्या करते थे? पहले कोलंबस, फिर वास्को डी गामा, कोलंबस, वास्को डी गामा, और फिर बार्थोलोमेव डियास को एक बताया था, उसको याद रखना है, बार्थोलोमेव डियास, जिसने है ना समुद्री मार्ग की खोज की। तो पुर्तगाल एक छोटा सा कंट्री है यूरोप का, जो कम समय में अधिक राजस्व को प्राप्त कर रहा है, रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, और इसकी संपन्नता बढ़ते जा रही है। मतलब कुछ छोटे से घर में रहने वाला आदमी, ठीक, अचानक से आपका पड़ोसी अचानक से गाड़ी खरीद ले, बंगला खरीद ले, प्रॉपर्टी बना ले, है ना, अपना घर छोटा सा झोपड़ी को बड़ा बड़ा भवन के रूप में डेवलप कर ले, तो अब ऐसी बात है, क्यूरियोसिटी होती है अगल बगल वालों की कि ऐसा क्या कर रहा है ये जो इतना पैसा छाप रहा है। महिलाओं में ज्यादा, अधिकतर घर में जैसे मम्मी हो गई, चाची हो गई, बड़ी मम्मी हो गई, इन लोगों का बात को सुन डालोगे ना तो एक आध दिन जहर खा के मर जाओ लगेगा। खाली इन लोगों को दूसरे से पड़ा है, बगल वाला ऐसा क्या कर रहा है पता नहीं, पैसा छाप रहा है, भूल रहा है, तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है, होता है ना। तो ऐसा ही हुआ बस पुर्तगाल के साथ। जब पुर्तगाली मसालों का व्यापार करना शुरू किए तो यहां से भर भर कर मसाला ले जा रहे थे, मसाला भर भर कर लेकर जा रहे थे। मसालों को भर भर कर ले जाने के बाद एक, समझ रहे, 1 रुपए का मुनाफा इनको 60 रुपए, 60 गुना 16 टाइम लाभ कमा रहे। मतलब 100 रुपए का मसाला अगर है तो 600 रुपए की कमाई है, सॉरी 6000 की कमाई, 6000 की कमाई। तो सोचो, तुम 100 रुपए के घर में मसाला बना रहे हो, अब मार्केट में जा रहे हो, मतलब एक दिन में 6000 कमा ले रहे हो, सोचो, तो तुम गाड़ी क्यों नहीं खरीदोगे। तो ऐसा ही कहानी हुआ यूरोप में। अब कंपटीशन बढ़ने लगा, छोटे छोटे कंट्री थे यूरोप में जिनके मन में क्यूरियोसिटी पैदा होने लगी, लगा कि नहीं ये पुर्तगाल कर क्या रहा है जो इतना पैसा छाप रहा है। और इस प्रकार से पुर्तगालियों के बाद अब भारत आने का आगमन अनेक प्रकार की यूरोपीय कंपनी का होगा, और इसी प्रकार से डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आएगी। क्या चीजें समझ में आ रही है? वाई डच केम इनटू द पिक्चर। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, हेडिंग डाल के लिखेंगे, कंपनी का नाम डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसमें लिखेंगे डच, इसी को हॉलैंड या नीदरलैंड कहा जाता है। ट्राइंग टू नोट डाउन एवरीवन, इन्हीं को हॉलैंड या इन्हीं को नीदरलैंड कहा जाता है। इन्हीं को हॉलैंड या इन्हीं को नीदरलैंड, ठीक है। तो डच कौन है? नीदरलैंड वाले, हो गया, ठीक। अब इन लोग क्या किए, मिलकर, मतलब किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं, सब ने अपनी अपनी पूंजी लगाकर, सब ने अपनी अपनी पूंजी लगाकर, जैसे कि देखो, ध्यान से देखो, जैसे गुजरात का एक शहर है, गुजरात का एक शहर है, मैपिंग में अपन देखेंगे, आनंद,
आनंद में अनेक प्रकार के लोग थे, कृषक परिवार, अनेक प्रकार के कृषक परिवार, याद रखना। इन लोगों को लगा कि नहीं, हम लोग मिल्क का प्रोडक्शन करके मिल्क से रिलेटेड अपन काम कर सकते हैं, पर किसी के पास पैसा नहीं है कंपनी बनाने की। तो पूरे आनंद गांव के सभी किसान लोग मिल करना, समझ पा रहे क्या बोला चाह रहा हूं। रायगढ़ में अगर लगा कि रायगढ़ को एक ब्रांड बनाया जा सकता है, कोसा उद्योग के लिए रायगढ़ फेमस है ना, ठीक है, कोसा का काम चलता है रायगढ़ में, तो कोसा इंडस्ट्रीज को हम लोग बढ़ा सकते हैं, बस उसको एक नया दिशा देने का जरूरत है। झारा शिल्प जैसे रायगढ़ में चलता है, तो झारा शिल्प को एक्सप्लोर कर सकते हैं। पैसा ही नहीं है तो कंपनी कैसे बनाओगे? तो हम लोग सब मिल गए, इसका 50 रुपए, उसका 100 रुपए, उसका 500 रुपए, उसका 600 रुपए, सब ने मिलाकर एक कंपनी बनाई। तो ये आनंद वाले जो कंपनी बनाया है, ये अमूल है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, आनंद मिल्क यूनियन। तो मैं बोल रहा हूं ये संयुक्त पूंजी कंपनी है। संयुक्त मतलब सबने अपना पैसा लगाया, ज्वाइंट, क्या बोल रहा हूं डियर, ज्वाइंट, ठीक है, ज्वाइंट कैपिटल कंपनी, संयुक्त पूंजी कंपनी थी जो 1602 में स्टैब्लिश हुई, और भारत में 21 वर्ष, भारत सहित पूर्वी देश, याद रखना बेटा, भारत सहित पूर्वी देश, पूर्वी देश मतलब उनके लिए हमारा जो एरिया है, इनके लिए क्या है, पूर्व में है। तो पूर्वी देशों में व्यापार करने के उद्देश्य से 21 वर्षों का एकाधिकार प्राप्त करके डच की संसद से, डच की पार्लियामेंट से भारत में व्यापार करने के लिए आई कौन सी कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। क्लियर हुआ? लिखेंगे इस पहले पॉइंट को, दूसरे पॉइंट को मैं संयुक्त बताने का आपको कोशिश किया। ठीक, हो गया क्या? लिखो, इसी में आगे लिखो, ये मसाले तथा वस्त्र का व्यापार करते थे, मसाले तथा वस्त्र का व्यापार करते थे, मसाले तथा वस्त्र का व्यापार। ठीक, 2 पॉइंट बोल रहा हूं, अब दोनों को एक डब्बा बनाकर लिखना। पहला लिखेंगे स्वाली का युद्ध, स्वाली का युद्ध, अभी इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, स्वाली का युद्ध के बारे में। क्लियर? स्वाली का युद्ध। दूसरा लिखेंगे बेदरा का युद्ध। डेट लिखें क्या इसका, स्वाली का युद्ध का, 1611-12। ठीक, स्वाली का युद्ध लिखा आपने, उसको समझाऊंगा स्वाली का युद्ध को, है ना। फिर इसके बाद लिखेंगे बेदरा का युद्ध, नीचे में लिखा है अंग्रेज वर्सेस डच, लिखा है जी, लिखिए बेदरा का युद्ध। 1759, दोनों को अलग से डब्बा में लाल का लिखना है। 2 युद्ध है जो अंग्रेज लड़ेंगे, अपने कॉम्पिटिटर को हटाएंगे परदेश के पीछे से, है ना, क्योंकि पुर्तगाली थे और डच थे। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है क्या? कहानी समझ में आ रही है अभी तक की? देखो, ये वीओसी है, इसका पूरा नाम लिखिए वीओसी का, वेरिंगडे, वेरिंगडे
वेरिंगडे, वेरिंगडे ओस्ट इंडसे कंपनी, नीदरलैंड के लैंग्वेज में ऐसा ही है, वेरिंगडे, वेरिंगडे ओस्ट इंडसे, इंडसे कंपनी। ठीक है, अब देखो एकदम कॉपी को बंद करके स्टॉप राइटिंग, है ना। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आने का क्रम, तो सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली। कौन आया बेटा? पुर्तगाली। पुर्तगाली में हम लोग देखा है वास्को डिगामा को, वास्को डिगामा, फिर अल्फांसो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, अल्मेडा के बाद अल्फांसो दी अल्बुकर, और उसका नीनो दी कुन्हा। ये क्लियर है क्या? यहां तक कहानी हमारी पिछली क्लास में खत्म हुई थी। वास्को डिगामा, वास्को डिगामा के बाद में बोला आपका फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ब्लू वाटर पॉलिसी, अल्फांसो दी अल्बुकर, है ना, भारतीयों के साथ विवाह करने के लिए मजबूर किया। ये सारा कहानी पूरा बताया था आपको। नीनो दी कुन्ना, 3 जगह, है ना, है ना, ये पुर्तगालियों को सेटल किया, सेंथोमा, दमनदीप, और एक बताया था मैं आपको हुगली, याद आ रहा? हुगली। ठीक, तो इतना कहानी करने के बाद अब पिक्चर क्या हो रहा है? अब मैं बताया यूरोप में कंपटीशन बढ़ने लगा। यूरोप के मन में क्या आने लगा कि यूरोप की जो छोटी छोटी कंपनी, जैसे ये यूरोप है मान लीजिए, तो छोटी छोटी जो देश है यूरोप में, तो यूरोप में देखा गया कि पुर्तगाल का राजस्व एकाएक बढ़ रहा है। तो पुर्तगाली लोग कैसे पैसा कमा रहे हैं? तो भाई मसालों का व्यापार करके। तो मसाला ला कहां से रहे हैं? तो ये कहीं ना कहीं पूर्वी देशों से ला रहे हैं। इन लोग भारत को इन लोग भी नहीं आ रहे हैं, पूर्वी देश मतलब यूरोप का पूर्वी देश मतलब ईस्टर्न साइड, चाहे वो इंडोनेशिया है, चाहे इंडिया है, चाहे चाइना है, चाहे तिब्बत है, चाहे पाकिस्तान है, वटेवर, जो भी पूर्वी देशों में हमको व्यापार करने के लिए जाना है। तो इसीलिए याद रखना बेटा, 21 वर्षों के एकाधिकार को प्राप्त करके, एकाधिकार मतलब इस कंपनी के अलावा दूसरा कंपनी अब डच से नहीं आ सकता। जैसे डच कंपनी बनेगी तो कब बनेगी? तो 1602। कब बनेगी? क्या नाम है? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको वीओसी, वेरिंगडे, वेरिंगडे ओस्ट, ठीक, वेरिंगडे ओस्ट इंडिसे, इंडिसे कंपनी। तो इनकी लैंग्वेज में ऐसा कंपनी का नाम है, पर हम लोग इसको सरलता के लिए क्या बोल रहे हैं? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। कब इसका निर्माण हुआ? कितने वर्षों का एकाधिकार हुआ? 21 वर्षों का एकाधिकार को प्राप्त करके ये मसाला तथा वस्त्र का व्यापार करने के लिए, मसाला तथा वस्त्र का व्यापार करने के लिए ये भारत आएंगे। क्लियर है? भारत क्यों आएंगे? तो भारत से या तो सूती कपड़ा या तो मसालों का व्यापार करना है। ठीक, डच को किसी से कोई मतलब नहीं है, इन लोग चुपचाप आएंगे तो इन लोग इंडोनेशिया तक भी जाएंगे। भारत के साथ साथ कहां से व्यापार करेंगे? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया से सूती वस्त्र खरीदेंगे और हमारे यहां से मसाला। इनको कोई मतलब नहीं है, ना इनको कोई लेना देना नहीं है पुर्तगालियों से, ना तो आगे चलकर अंग्रेज आएंगे तो इनसे भी लेना देना नहीं है। अब क्या हो रहा है? इसी बीच में जो अगला जो कंपनी आएगा वो है, याद रखना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। आगे अपन पढ़ेंगे अंग्रेजों के बारे में। तो ये भी 1600 में इनके आने का क्रम शुरू हो जाएगा। 1599 में महारानी एलिजाबेथ से 20 वर्षों का एकाधिकार प्राप्त करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आएगी। पहला जहाज भेजेंगे, भारत में पहुंचकर इंडोनेशिया पहुंच जाएगा। फिर दूसरा जहाज भेजेंगे तो भारत सक्सेसफुली आएगा। ये कहानी आगे बताऊंगा अभी। तो जब ये भारत आएंगे, इनका उद्देश्य व्यापार करने का रहेगा। तो अब अंग्रेज क्या करेंगे? ये चाहेंगे कि हमारे आसपास यूरोप के कोई दूसरे लोग ना रहे, इसलिए अंग्रेज 2 लोगों से लड़ाई करेंगे। एक तो 1611-12, 1611, 1612, भूलोगे नहीं ना। देखो भाई ना, कहानी को कहानी जैसा पढ़ोगे तो जीवन भर याद रहेगा। तो वाई ब्रिटिशर्स वर्सेस पोर्तुगीज? क्योंकि जब अंग्रेज आएंगे 1608 में,
तो 1608 में जब अंग्रेज आएंगे तब उस समय आएगा शासक, एक मतलब एक बोला सी गवर्नर हेक्टर मुनरो। क्या नाम है? हेक्टर मुनरो। अब हेक्टर मुनरो आएगा तो उस समय ना वो दिखेगा कि मेरे को अब कोठी लगाना है। कोठी दैट मीन्स मैं बताया था वेयर हाउस, गोदाम, जहां पर अपने है ना इक्विपमेंट को आप रखोगे। यहां पर फैक्ट्री का मतलब मैन्युफैक्चरिंग से नहीं है कि नहीं हम लोग एक फैक्ट्री खोले और हम लोग रेत ला रहे हैं सीमेंट बना, ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है? चमड़ा ला रहे हैं जूता बना, ऐसा नहीं है। यहां फैक्ट्री कोठी का मतलब यह है जहां पर हम क्या कर रहे हैं, वस्तु को रखकर आयात निर्यात कर रहे हैं, है ना। मैन्युफैक्चरिंग बाहर में होगा। तो जब हेक्टर मुनरो भारत आया तो उसका सबसे पहला काम क्या था कि भारत में कोठी, अंग्रेजों की कोठी स्टैब्लिश करना। और वो काठियावाड़ तट में उतरा था, गुजरात। कहां बोल रहा हूं? गुजरात। गुजरात सूरत के पास कोठी स्थापित करना चाह रहा था, क्योंकि जा रहा था नीचे साउथ इंडिया में पुर्तगाली कब्जा करके रखे हैं, मद्रास को पकड़ के रखे हैं सेंथोमा, उधर आपका कलकत्ता को पकड़ के रखे हैं हुगली, और इधर पकड़ के रखे हैं क्या को, कोच्चि वगैरह को। समझ में आ रहा है? कोच्चि में अपना फैक्ट्री कोठी लगा, कालीकट को पकड़ के रखे हैं। तो इतने बेल्ट में मैं जाऊंगा तो मैं अच्छा से नहीं कर पाऊंगा काम। तो इनको लगा कि हम लोग ऊपर वाले बेल्ट को पकड़े, सूरत को। तो हेक्टर मुनरो को याद रखना। हेक्टर मुनरो दिखेगा कि भाई मेरे को कोठी खोलना है तो मेरे को परमिशन लेना पड़ेगा। उस समय तत्कालीन मुगल बादशाह था जहांगीर। क्या बोल रहा हूं? जहांगीर। तो जहांगीर के पास जाएगा, बादशाह की जय हो। हेक्टर मुनरो वाज टोल्ड दैट टू द जहांगीर, बादशाह की जय हो, ऐसा बोलेगा। समझ में आया? बादशाह बोलेगा हु द हेल आर यू, गो टू हेल। भले जहांगीर इंग्लिश नहीं जानता था पर बोला। समझ में आ रहा बात? मतलब बिकॉज ऑफ दैट कि जहांगीर आपका अंग्रेजों की शक्तियों से वाकिफ नहीं था। अंग्रेजों से पहला मुलाकात था। 3 गुना लगान देना पड़ेगा यह भी नहीं जानता था। कौन? जहांगीर। इसीलिए याद रखना, ब्रिटिशर्स को अंडर एस्टिमेट करेगा कौन? जहांगीर। बोलेगा कोई बात नहीं भैया, तू मेरे दरबार में आया, मैं दानशील हूं, दानवीर हूं, तेरे को मैं टाइटल दे रहा हूं 400 मनसब। मनसबदारी प्रथा हम लोग पढ़ेंगे, अकबर के जमाने से शुरू होगी। अकबर क्या करता था, किसी को कोई पद या कोई रैंक देना होता था तो उसको मनसब दे देता था। जैसे आज आप डिप्टी कलेक्टर बनना चाहेंगे तो आपका अगर 1 से 10 के बीच रैंक आया तो आपको पोस्ट मिलेगा, 1 से 100 के बीच रैंक आया तो आपको छोटा पोस्ट मिलेगा, 1 से 500 के बीच रैंक आया तो पता नहीं मिलेगा कि भी नहीं मिलेगा। समझ पा रहे बातों को? तो वैसे 400 मनसब है, मतलब उस हिसाब से आपका रैंक है। तो हेक्टर मुनरो को 400 का मनसब देगा और इंग्लिश खां की उपाधि, अंग्रेजी खां की उपाधि देगा और लॉलीपॉप पकड़ा के भेज देगा। किसको? हेक्टर। और इस प्रकार से हेक्टर मुनरो के समय में अंग्रेज अपनी कोठी स्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे। अब आएगा टॉमस रो। कौन आएगा? टॉमस रो। टॉमस रो जब भारत आएगा, वही दौर है 1610 में आएगा वो। अब देखेगा कौन नाटक कर रहा है भारत में। नाटक कौन कर रहा है? तो भाई मुगल बादशाह है जहांगीर, जिसके अच्छे संबंध है किसके साथ? पोर्तुगीज के साथ, क्योंकि मिल रहा है उसको। बताया हो ना, अच्छे संबंध है। पुर्तगालियों को बहुत ज्यादा वैल्यू देकर बैठा हुआ है। कौन? जहांगीर। तो भारत में भारतीयों से लड़ नहीं सकता था, जहांगीर से लड़ नहीं सकता था, इसीलिए टारगेट करेगा किसको? पोर्तुगीज को। और इसीलिए जो युद्ध होगा वो युद्ध है स्वाली का युद्ध। किसका युद्ध? स्वाली का। 1611-12 में जब टॉमस रो आएगा तो मतंग धोएगा ना, रुला रुला कर पोर्तुगीज को। और इस प्रकार से याद रखना, स्वाली का युद्ध को अंग्रेज जीत जाएंगे। जब अंग्रेज स्वाली का, देखो भाई क्वेश्चन आएगा व्हाट इज स्वाली का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया है ना? तो द बैटल ऑफ स्वाली है ना, विच इज मेड विद बिटवीन, याद रखो, पोर्तुगीज एंड अंग्रेज। और उसमें कौन जीता? अंग्रेज। और इसी प्रकार से जहांगीर के कान खड़े हो गए। सुनाई में आया कि अंग्रेज भारी मारे भाई, अलग अलग टेक्निक से मार रहे थे भाई। कौन बोरा ढक रहा था, कौन कहां से मार रहा था, पता नहीं चल भाई। जहांगीर बोले ए बाबा अब लगूंगा तो पार हो जाऊंगा। तो किसको छोड़ देगा? पुर्तगालियों का साथ छोड़ देगा, इसी को बोलते हैं बेवफाई। और किसका हाथ पकड़ लेगा? अंग्रेजों का।
और इस प्रकार से अंग्रेज अब सक्सेसफुली अपनी पहली कोठी स्टैब्लिश करेंगे भारत में, जो कि सूरत में बनेगी। क्लियर है क्या? डच में केवल इतना ही जानना है कि डच की कंपनी का नाम क्या है। ये एक संयुक्त, है ना, संयुक्त कंपनी थी, संयुक्त ज्वाइंट कंपनी थी जो सबने मिलकर बनाया था। 21 वर्षों के लिए याद रखना है बेटा, भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। किसका व्यापार करते थे? तो मसालों और कपड़ों का। वेरिंगडे ओस्ट इंडिसे, याद ना, वेरिंगडे ओस्ट इंडिसे कंपनी, जिसको हम लोग आपका डच ईस्ट इंडिया कंपनी कहते थे, इसी को आपका नीदरलैंड, इसी को हॉलैंड के निवासी भी कहा जाता है। इनका पतन होगा लास्ट में बेदरा के युद्ध के बाद 1759 तक, 1759 तक अंग्रेज इनको छुएंगे नहीं, क्योंकि अंग्रेज को कोई नुकसान पहुंचा ही नहीं रहे थे। एक तो कोंटा पकड़कर बैठे थे चुपचाप, भारत से कोई लेना देना इनको था नहीं, इसीलिए इनका ज्यादा इतिहास नहीं है। बोलो डच समझ में आया? क्लियर है? पक्का? बेदरा का युद्ध आगे बताऊंगा जब अंग्रेज बढ़ेंगे तो। अभी बस डेट को याद रखना है, बेदरा का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ? तो डच और अंग्रेज, डच और अंग्रेज। इसीलिए याद रखना, बेदरा के युद्ध के बाद डच टाटा बाय बाय गो बैक बाय बोल के निकल लेंगे और नहीं आएंगे भारत। तो 1759 में इनका क्या हो जाएगा? पूरा पतन। कुछ समझ में आ रहा है? बेदरा का युद्ध कब होगा? 1759। और इसी के साथ भारत में डचों को क्या कर देंगे बेटा? खदेड़ देंगे। कौन? अंग्रेज। चलिए अगला हेडिंग डालिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसको याद रखना बेटा, इनका जो हेडक्वार्टर बनेगा मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश के पास है। मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम। डचों का जो आपका बोलना चाहिए कोठी फैक्ट्री था वो कहां था? मसूलीपट्टनम। जबकि इनका हेडक्वार्टर कहां था? पुलिकट। पुलिकट मतलब आंध्र प्रदेश। एक लिखो इसको फटाफट। पहला हमने देखा, देखो पुर्तगालियों की पहली कोठी कहां थी? कोच्चि। याद करते जाना ना, पहली कोठी कहां थी? कोच्चि। जबकि यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीते थे। याद आ रहा है क्या? यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीनकर, जो कि बीजापुर का शासक था, बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह इस्माइल आदिल शाह से गोवा को छीनकर, याद रखना 1961 तक इनका मुख्यालय था। 1961 में हम लोग ऑपरेशन चलाएंगे और ऑपरेशन के तहत इनको बाहर करेंगे। लास्ट में अपन इसको देखेंगे। डच की कोठी कहाँ है? मसूलीपट्टनम। जबकि इनका मुख्यालय क्या है? पुलिकट, आंध्र प्रदेश। अब कौन आएंगे? अंग्रेज। तो जब अंग्रेज आएंगे तब हेडक्वार्टर बनाएंगे। डचों के द्वारा भारत में पहली कोठी कहाँ स्थापित की गई? मसूलीपट्टनम। ओके डियर। ब्रिटिश और डचों के बीच में कौन सा युद्ध हुआ? तो याद रखना बेटा, बेदरा का युद्ध हुआ। बेदरा का युद्ध आगे अपन पढ़ेंगे, बेदरा के युद्ध के बारे में जब 1759 में पहुंचेंगे तब। अभी फैक्चुअल याद रखना है, क्योंकि डच अपन पढ़ रहे हैं। तो इनका युद्ध हुआ है, कौन सा युद्ध हुआ है? बेदरा। क्लियर है यहां तक? ठीक। आगे, डच संसद ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए कितने वर्षों का एकाधिकार दिया? तो 21 वर्षों का एकाधिकार। एकाधिकार, मोनोपोली राइट्स। ओके। मोनोपोली राइट्स, 21 वर्षों का एकाधिकार दिया। ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बेटा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक। अभी लिखना बाद में, भारत कब आएगा? 1608। ठीक। अभी लिखना नहीं ना, समझते जाओ। ठीक। सबसे पहले 1559 1599 से ये प्रोसेस शुरू हो गया है। 1599 से ये प्रोसेस शुरू हो गया है कि हमको अब भारत या पूर्वी देश जाना है, क्योंकि पुर्तगाल है, डच है, इस प्रकार की कंट्री क्या कर रही है? मसाला और कपड़ों का व्यापार कर रही है। तो मसाला तथा कपड़ों का व्यापार हो रहा है,
तब अंग्रेजों के मन में भी उत्सुकता हो रही है कि हम भी जाएंगे और मसाला, कपड़ा, रबड़, चाय, कॉफी सबको लाकर यहां व्यापार करेंगे और यूरोप का एक बड़ा सा क्या बनाएंगे हम लोग, वेम्पायर बनेंगे। तो इसीलिए याद रखना बेटा 31 दिसंबर 1600, डेट को याद रखना, अभी लिखना नहीं है ना डियर। 31 दिसंबर 1600 में ब्रिटेन में राजशाही शासन चल रहा है। देखो हमारी राजकुमारी को, अरे सर बहुत खतरनाक है बोलेंगे बेटा, मैं रियल में बना दूंगा, तुमको क्या लग रहा है पेंटर हूं मैं। हमारी राजकुमारी, ठीक, नाम है महारानी एलिजाबेथ, ठीक है डियर। महारानी एलिजाबेथ से एक फरमान जारी करवाकर, फरमान मतलब आदेश, कि हम 15 वर्षों के लिए जा रहे हैं और इस 15 वर्षों में ब्रिटेन से कोई दूसरा नहीं आना चाहिए। इसी को बोलते हैं एकाधिकार। क्या बोलते हैं? एकाधिकार। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में 31 दिसंबर में महारानी एलिजाबेथ से आज्ञा फरमान जारी करवाकर पूर्वी देशों में व्यापार करने के लिए कंपनी बनेगी, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसीलिए याद रखना कंपनी का जो इस्टेब्लिशमेंट डेट है वो 31 दिसंबर 1600 है। इसीलिए कंपनी वाले लोग 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना दिवस मनाते हैं। फाउंडेशन डे ऑफ द कंपनी विच वाज 31 दिसंबर 1680। ओके, महारानी एलिजाबेथ। देखो भारत में जैसे संसद चलता है, डच में क्या चलता है? संसद चलता है। पुर्तगाल में कैसा चलता है? संसद चलता है। पर ब्रिटेन में राजशाही शासन चलता है और वहां महारानी का शासन चलता है, एलिजाबेथ का शासन। एलिजाबेथ टाइटल है, वहां की महारानी को एलिजाबेथ। तो महारानी एलिजाबेथ से आज्ञा लेकर 15 वर्षों का व्यापार करने के उद्देश्य से कोई कंपनी पूर्वी देशों में 15 वर्षों का व्यापार करने के लिए जाकर फरमान जारी करवा रही है महारानी। तो महारानी लिख दी, मतलब वो फिक्स हो गया। तो महारानी लिखी है भैया, ठीक, कि मैं 15 वर्षों का एकाधिकार या मोनोपोली प्रदान करती हूं कि कंपनी पूर्वी देशों के साथ व्यापार करेगी। कौन सी कंपनी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। चूंकि यह कंपनी ब्रिटेन की है इसलिए नाम है ब्रिटेन। ईस्ट इंडिया मतलब पूर्वी देशों में व्यापार करेगी, इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यह 15 वर्षों का एकाधिकार प्राप्त करके आपका 31 दिसंबर 1600 को कंपनी स्टैब्लिश होगी, इसीलिए कंपनी का स्थापना दिवस। अब 15 वर्षों का एकाधिकार मिल गया। क्लियर? तो 15 वर्षों का एकाधिकार कब मिला है? 1600। मतलब कंपनी स्टैब्लिश कब हुई है? 1600। क्या तुम थक गए हो? मैं जान रहा हूं कि गर्मी बहुत है भाई। क्लास के बाद कल तो मैं ऐसा हो गया था पूरा मगरमच्छ जैसा, उठा के 4 लोग लेके गए, मजाक नहीं कर। सही में पूरा हालत बैंड हो गया था भाई, पूरा एनर्जी यहां लगा दे रहा हूं, सक ही नहीं रहा था कल। तो होता है गर्मी में, अगर नहीं सक पाओगे तो बता दे। जैसे वो बच्ची का तबियत खराब हो गया तो बता दी भाई घर जा, मैं बोला मत पढ़ 2 दिन अभी और आराम, ठीक है? तो दिक्कत होगा तो बताना, है ना? नहीं तो इंटरेस्ट के साथ पढ़ो। अब कंपनी 1600 में बन गई। तो जब कंपनी बन गई तो अब कंपनी क्या करेगी? पूर्वी देश में जाएगी। इसीलिए पहला अटैम्प होगा 1602। डेट को याद रखना, 1602 में याद रखना एक जहाज है जिसका नाम है रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन नामक जहाज में, क्या बोल रहा हूं? जेम्स लेकेस्टर पहला जहाज को चलाने वाला जो नाविक रहेगा, पहला यात्री रहेगा, वो नाम है लेकेस्टर। बोलोगे नहीं तो याद नहीं होगा ना, बता दे रहा हूं। जेम्स लेकेस्टर। जेम्स लेकेस्टर 1602 में, याद रखना बेटा, रेड ड्रैगन नामक जहाज को लेकर भारत पहुंचेगा, पर भारत से कोई व्यापार नहीं करेगा, वापस लौट जाएगा। जेम्स लेकेस्टर 1602 भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से निकला था, भारत पहुंचा, वापस चले गए। क्लियर है?
1608 में विलियम हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज को लेकर भारत आएगा और सूरत के बंदरगाह पर उतरेगा, पर जहांगीर से परमिशन मांगे, जहांगीर इसको ठग देगा, लॉलीपॉप पकड़ा देगा। बताया था कैप्टन हॉकिंस। देख, जहाज को चलाने वाला हॉकिंस है, वो गवर्नर वगैरह नाम को बाद में आता है, हेक्टर मुर्रो वगैरह बाद में। कौन है? हॉकिंस ने कौन सा जहाज लाया? हेक्टर। लेकेस्टर ने कौन सा जहाज लाया? रेड। 1602 1608। यहां पर इंग्लिश खा की उपाधि देगा, 400 मनसब दे देगा, लॉलीपॉप पकड़ा देगा। कौन? जहांगीर। बताया था। क्लियर है? इसके बाद चलिए लिखिए तो इसको तब तक। सबसे पहले लिखेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600, खाली पॉइंट कर करके लिखना बेटा डेट। 31 ऑफ दिसंबर 1600 एडी, 31 दिसंबर 1600 एडी में महारानी एलिजाबेथ से फरमान जारी कराकर, महारानी एलिजाबेथ से फरमान जारी कराकर पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षों का 15 वर्षों का एकाधिकार प्राप्त करके जिस कंपनी की स्थापना की गई उसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिस कंपनी की स्थापना की गई उसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट, 31 दिसंबर को कंपनी का स्थापना दिवस। कंपनी का स्थापना दिवस ओके। अगला पॉइंट 1602, जेम्स लेकेस्टर ने रेड ड्रैगन नामक जहाज, जेम्स लेकेस्टर अंडरलाइन, रेड ड्रैगन अंडरलाइन को लेकर भारत पहुंचा, परंतु कोई व्यापार नहीं किया। भारत पहुंचा परंतु कोई व्यापार नहीं किया। नेक्स्ट पॉइंट 1608, कैप्टन हॉकिंस अंडरलाइन ने हेक्टर नामक जहाज को काठियावाड़ तट सूरत पर पहुंचा, को लेकर सूरत पहुंचा। ठीक, हॉकिंस। ठीक है, अब देखो थोड़ा इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं आपको, ताकि समझ में आए।
ये भारत है, यहां पास हॉकिंस पहुंचा है, इसको बोलते हैं काठियावाड़ा तट, समुद्री तट, और सूरत पर पहुंचा है। जो कैप्टन हॉकिन है, ये एक्चुअल में जेम्स जेम्स सेकेंड, जो ब्रिटेन के राजकुमार है, जेम्स द्वितीय, इसका दूत बनकर जाएगा ना जहांगीर के दरबार में। क्लियर है? जेम्स द्वितीय का दूत बनकर कौन, कैप्टन हॉकिंस से मिलने गया, और सूरत में कोठी खोलने की आज्ञा मांगेगा, डिनाय कर देगा कौन, जहांगीर। क्या देगा? 400 मनसब, और क्या देगा बेटा, इंग्लिश खां की उपाधि। ठीक है ना? तो इसको लिख सकते हैं अपन। 1608 में, नेक्स्ट पॉइंट, 1608 में जेम्स प्रथम के दूत बनकर, जेम्स प्रथम है, जेम्स प्रथम के दूत बनकर, जेम्स प्रथम के दूत बनकर ओके, जहांगीर से आगरा में मुलाकात की। आगरा अंडरलाइन, क्योंकि जहांगीर का जो राजधानी था आगरा था, है ना, इसीलिए तो ताजमहल है वहां, है कि नहीं। 400 मनसब और इंग्लिश खां की उपाधि प्राप्त किया। जहांगीर ने 400 मनसब दिया और इंग्लिश खां की उपाधि दी और आगरा में बसने का अनुमति दिया। हो गया? लिखो अगला पॉइंट। 1611-12 स्वाली का युद्ध, बैटल ऑफ स्वाली, स्वाली का युद्ध, बैटल ऑफ स्वाली, जिसमें डब्बा में लिखना अंग्रेज वर्सेस पुर्तगीज, अंग्रेज वर्सेस पुर्तगाली। ठीक है? और अंग्रेजों के नीचे में लिख लेना जीत, और पुर्तगाली के नीचे में लिख लेना हार। ठीक है? तो मैं बताया था बेटा कि स्वाली का युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजों ने पुर्तगालीज को क्या किया बेटा, पराजित किया। इस प्रकार से जो पहला कोठी स्थापित होगा, है ना, वो 1613 में होगा। लिखो 1613 में सूरत में अंग्रेजों ने जहांगीर की अनुमति से स्थायी फैक्ट्री स्टैब्लिश की। फिक्स कोठी, स्थायी फैक्ट्री स्टैब्लिश की सूरत। अंग्रेजों की पहली कोठी कहां स्टैब्लिश होगी? सूरत। ठीक है? अगला पॉइंट को 1615 में सर थॉमस रो ने जहांगीर से मुलाकात की, जहांगीर से मुलाकात की। हो गया? अब थॉमस रो आया है, मतलब अब नक्शा बदलेगा भारत का। क्यों? क्योंकि अब खतरनाक पर्सनालिटी आया है। बोले यहां तक कहानी क्लियर है क्या? कोई डाउट थोड़ी हो रहा है? पक्का ना? ठीक। अब क्या हो रहा है, थोड़ा सा चीजों को समझना है बेटा।
ये भारत, भारत में ये वाला जो बेल्ट दिख रहा है, आज का मुंबई, प्राचीन मद्रास, सॉरी प्राचीन बॉम्बे, है ना। महाराष्ट्र का बेल्ट जो है ये अरब सागर का जो तट है ये बॉम्बे है। तो सबसे बड़ा अगर सेगमेंट देखेंगे भारत में तो ये है। पर इससे भी पहले जो भारत में जो गढ़ था, क्योंकि बंगाल, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये पूरा बेल्ट ऐसा, जिसमें पश्चिम बंगाल से टूटकर बांग्लादेश जो अलग हुआ वो भी, ये पूरा बेल्ट बंगाल कहलाएगा आगे चलकर। इतिहास में जो बंगाल है वो बिहार, उड़ीसा और बंगाल तीनों को मिलाकर कहते थे। और यहां पर देखो नदी है, गंगा नदी, यहां पर ब्रह्मपुत्र नदी, तो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों का जलोढ़ क्षेत्र है। जहां जलोढ़ मिट्टी है वहां पर कृषि बहुत अच्छा होगा। इसीलिए तो पुराने समय के लोग, बिहार में जो जितने लोग हैं उन लोग संपन्न थे। क्लियर है। जमींदारी प्रथा चलती थी, इसीलिए तो जमींदार को कंट्रोल करने के लिए कलेक्टर आता था। तो लोग देखते थे कि साला जमींदार से भी बड़ा कोई है। इसीलिए बिहारी लोगों के मन में थॉट बढ़ गया कि मेरा बेटा अब क्या बनेगा, कलेक्टर बनेगा। इसीलिए तो बिहार से कलेक्टर निकलते। चीजों को समझा करो। बंगाल ये एक गढ़ है, एक बॉम्बे गढ़ है, और एक गढ़ नीचे में जो था बड़ा गढ़ वो था मद्रास। क्या था? मद्रास। अब अंग्रेज धीरे धीरे 1615 में टॉमस रो आया है। अब अंग्रेज धीरे धीरे अपने आप को भारत में अब बढ़ाना चाह रहे हैं। दे वॉन्ट टू एक्सपांड देयर वेम्पायर इन इंडिया, सो दैट इज वाई वो 3 जगह को टारगेट करेंगे और इसको पूरा नगर के रूप में बसाने का प्रयास करेंगे। भाई तुम सोचो ना, आज मान लीजिए रायगढ़ को इमेजिन करो, रायगढ़ एक बंजर जमीन था, कुछ था ही नहीं है। रायगढ़ में जिंदल स्टील प्लांट है, जैसी प्लांट लगा वैसी बस्तियां बसने लगे, लोग भरते लगे, रायगढ़ का क्राउड बढ़ गया। आज से कई साल पहले, 50 साल पहले के बता लो, क्योंकि 1954 में बना है भिलाई स्टील प्लांट, दुर्ग भिलाई में है, दुर्ग भिलाई। तो दुर्ग एक शहर था और भिलाई कुछ था ही नहीं, बंजर जमीन था एक। तो जैसे बीएसपी लगा वहां लोग आने लग गए और बस्ती बस गई। समझ पा रहे हो? तो इनका काम क्या रहेगा, यहां पर अपना किला बनवाएंगे अंग्रेज को, क्या अब अंग्रेज अपने आप को मजबूत करना चाह रहे हैं। यहां और यहां 2 जगह किला बनवाएंगे। अब किले का नाम को पकड़ना है। एक तो कलकत्ता की जो फैक्ट्री है जिसको किला का बोल रहा हूं, फोर्ट विलियम, और एक तो मद्रास की जो फैक्ट्री है उसको फोर्ट सेंट जॉर्ज। सेंट जॉर्ज, सेंट जॉर्ज बता रहा हूं। किसी दिन पूछ तो दिया, नहीं तो बताया ना, तो फिर देखना, फिर एकदम देवी देवता चढ़ जाता है मेरे ऊपर अचानक से। भैरव बाबा, ब्रह्मा जी के 5 ठो मुंडी थे, समझ में आया ना। एक ठो मुंडी को भैरव काट दिया, फिर बाद में 4 ठो मुंडी हो गए। एक तो दिखता ही नहीं है हमको, पीछे रहता है कोई, भैरव काट दिया। समझ में आया क्यों काटा? सर्च करके आना क्यों काटा। थोड़ा पोथा पुराण भी पढ़ा करो, है ना, खाली इधर उधर नहीं कर। यहां फोर्ट विलियम, क्या बोल रहा हूं, फोर्ट विलियम। यहां फोर्ट सेंट जॉर्ज। यहां पर बड़ा बड़ा कोठी बना दिया ना अंग्रेज, समय के साथ आगे बढ़ गए। क्लियर? अंग्रेज भारत में कैसे हावी हो रहे हैं देखो। भारत को अभी गुलाम बनाना इनका उद्देश्य नहीं, इनका उद्देश्य केवल भारत में व्यापार करना है। भारत में मसाला, सूती वस्त्र, रबड़, चाय, कॉफी जो भी है ये सब लेकर जाएंगे और बाहर में बेचेंगे। हमारे रिसोर्स को यूज करते थे अंग्रेज। तो अब अंग्रेज जान रहे हैं कि भारत में एकता का अभाव है। एकता,
इतना यूनिटी समझ में आ रहा है। तो यहां को कंट्रोल करना आसान है। इसीलिए देखो गढ़ को पकड़े, पहले बंगाल एक गढ़ था, तो बंगाल में अपना फैक्ट्री लगाया, फैक्ट्री जिसको किले का नाम दिया फोर्ट विलियम, किला की जैसा फैक्ट्री बनाए थे। इसी को तो सिराजुद्दौला देखेगा आगे चलकर तो बका जाएगा क्या मजाक चल रहा है, बोले तुम यहाँ फैक्ट्री लगाए हो कि किला बनाए हो, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना दियो। बोले आज भी कलकत्ता का फोर्ट विलियम गूगल में सर्च करना, आज भी है वो। सोचो उस समय अंग्रेज बनाए हैं। तो कलकत्ता में किले का निर्माण फोर्ट विलियम, मद्रास में किले का निर्माण क्या, फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये दोनों अंग्रेजी कोठी स्टैब्लिश। अब जब कोई फैक्ट्री लगेगा तो बस्तियां बसेगी, तो बस्तियां बसाने का जो क्रेडिट जाएगा वो वहां के डिजाइनर को जाएगा। भाई आज मुंबई 7 टापू में बसा है, छोटे छोटे आइलैंड में, पानी बीच में है, उसके बीच में 7 छोटा छोटा आइलैंड है, उसमें शहर बसा है मुंबई। 7 टापुओं का शहर कहते हैं मुंबई को, है ना। तो उसको डिजाइन करके बनाया गया है। जैसे मैं कल बताया था नया रायपुर, रायपुर को डिजाइन, रायपुर राजधानी था, राजधानी रायपुर से काम नहीं चल रहा था, इसीलिए क्या बनाया गया, नया रायपुर डिजाइन करके। तो याद रखना बेटा, जॉब चरनाक ने किसको डिजाइन किया है, तो कलकत्ता को। नाम पूछूंगा ना पहला, कलकत्ता को डिजाइन करने वाला कौन है, जॉब चरनाक। एक कई बार एग्जाम में आया है ना, कलकत्ता के डिजाइन करता कौन है, जॉब चरनाक। क्लियर, याद रहेगा। जबकि मद्रास के याद रखना बेटा, फ्रांसिस डे, फ्रांसिस डे मद्रास के डिजाइन करता फ्रांसिस डे, कलकत्ता के डिजाइन करता जॉब चरनाक, और मुंबई के डिजाइन करता गेराल्ड अयंकर, गेराल्ड अयंकर। 3 जगह को अंग्रेज डिजाइन करके अपने कंट्रोल में कर लिए। लिखो चलो, पहला नंबर लिखेंगे, पॉइंट करके लिखेंगे। मद्रास के डिजाइन करता फ्रांसिस डे। दूसरा लिखेंगे बॉम्बे के डिजाइन करता गेराल्ड अयंकर या अंगियार, गेराल्ड अंगियार या गेराल्ड अयंकर। कलकत्ता के डिजाइन करता जॉब चरनाक, जॉब चरनाक, जॉब चरनाक। 2 जगह किला बनेगा, फोर्ट बनेगा, जो इनकी कोठी बनेगी, है ना, फैक्ट्री बनेगी। एक तो लिखे कलकत्ता में फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम, जबकि मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज। ओके, फोर्ट सेंट जॉर्ज। अंग्रेजों की पहली कोठी कहां लगी, 1613 में। कहां लगा, सूरत में। जबकि इन लोग विलियम फोर्ट को अपना क्या बनाए थे, हेडक्वार्टर। विलियम फोर्ट को अपना क्या बनाए थे, हेडक्वार्टर। कहां, कलकत्ता में। लिखो इन दोनों पॉइंट को, एक टेबल पूरा याद होना चाहिए, टेबल से क्वेश्चन है। तो इन लोग सूरत में पहली कोठी, जबकि इनका मुख्यालय कलकत्ता था। सूरत में पहली कोठी, इनका मुख्यालय क्या था, कलकत्ता था। देखो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत पहुंचने वाले पहले जहाज का नाम क्या रखा था बेटा, रेड ड्रैगन। कब आया था, 1602 में। कौन लाया था, बोलो ना, लेकेस्टर, जेम्स लेकेस्टर। बोलना नहीं है। किस मुगल बादशाह ने विलियम हॉकी को इंग्लिश का की उपाधि दी, 400 मनसब देकर, जहांगीर। वेरी गुड, ठीक। अगला क्वेश्चन, 1613 में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहां लगाई, सूरत। क्लियर है, सूरत मतलब गुजरात, है ना। ताप्ती नदी के तट पर सूरत शहर को बसाया गया है। ठीक है डियर, देखो डियर, ये आपका मद्रास है। नीचे वाला बेल्ट क्या दिख रहा है, मद्रास दिख रहा है ना। ये आपका कलकत्ता वाला बेल्ट है, बंगाल, और वो वाला बेल्ट क्या है आपका, बॉम्बे। क्लियर हो रहा है ना।
अगला बताइए, इसको मैच द कॉलम ऐसा देगा क्वेश्चन, क्या कर लेंगे? कलकत्ता को बसाने वाला कौन है? जॉर्ज टर्नर। जबकि बॉम्बे को बसाने वाला गिरार्ड ऑंगिया, और मद्रास को बसाने वाला कौन है? तो फ्रांसिस डे। तो तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, अब क्या हुआ? अंग्रेजों को लगा कल बताऊंगा बेटा, है ना, आगे बताऊंगा, नहीं है ना, कल आपको बताऊंगा, है ना। यहां से क्वेश्चन जो दिख रहा है इसको थोड़ा देख लो। एक्चुअल में बॉम्बे जो था ना, बॉम्बे 1661 में, 1661 बोल रहा हूं, 1661 ये पुर्तगालियों के अधीन था, ठीक है, पुर्तगालियों के अधीन था बेटा। मतलब बॉम्बे में पुर्तगालियों का पूरा बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए था, नियंत्रण था। तो ब्रिटिश राजकुमार हुए जेम्स सेकेंड, जेम्स द्वितीय का विवाह, देखो पुर्तगाली भारत में रहना चाह रहे हैं ना, तो अंग्रेजों के सामने टिक नहीं पा रहे, तो पुर्तगाली चाल चलेंगे, जेम्स द्वितीय के साथ विवाह करा देंगे पुर्तगाली राजकुमारी का। भाई तुम सोचो ना, तुम्हारे दुश्मन है और तुमको रहना है तो रिश्तेदार बनाओगे, यही होगा, याद रखना बेटा। जेम्स द्वितीय का विवाह हो जाएगा ब्रिटिश राजकुमार, याद रखना बेटा, ब्रिटिश राजकुमार बोल रहा हूं, क्लियर है? ब्रिटिश राजकुमार का विवाह, ठीक, चार्ल्स द्वितीय, क्या नाम बोल रहा हूं, चार्ल्स, इसी को भूल रहा था बेटा, चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन डी ब्रिगांजा, कैथरीन डी ब्रिगांजा, ठीक है, इससे करवाया जाएगा। ये राजकुमार भी खुद लड़की जैसा दिखता था, एकदम लंबे लंबे बाल थे, दिखाऊंगा, इसीलिए फोटो खोज रहा था, नहीं मिला, दूसरे में होगा, अगले में। चार्ल्स द्वितीय का विवाह किससे होगा? कैथरीन डी। इसका विवाह इससे कराएंगे तो पुर्तगाली क्या करेंगे, इनको आपका कहीं ना कहीं कन्विंस करना है, तो कैथरीन डी ब्रिगांजा से विवाह करा, ताकि हम भारत में रहे ना, क्योंकि अंग्रेज क्या कर रहे थे, सबको भारत से बाहर कर रहे थे। तो जब पुर्तगाली राजकुमार से विवाह हुआ तो पुर्तगालियों ने दहेज में ना, दहेज में बॉम्बे को किसको दे दिया? अंग्रेजों को। सोचो दहेज में क्या दे रहे हैं? बॉम्बे। हम लोग क्या दे पा रहे हैं? एक तो बर्तन, कटोरी समझ में आ रहा बात? 1661 में ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह कैथरीन डी ब्रिगांजा से हुआ, जिसके कारण पुर्तगालियों ने जो बॉम्बे, जो पुर्तगालियों के अधीन था, गोवा, बॉम्बे, सब बेल्ट पुर्तगालियों के अधीन था, तो पुर्तगालियों ने, याद रखना बेटा, बॉम्बे को दहेज में किसको दिया था? अंग्रेजों को। और इसीलिए अंग्रेज फिर बॉम्बे में क्या बनाएंगे? अपना फैक्ट्री या कोठी लगाएंगे। क्लियर हुआ क्या? लिख लो, लास्ट पॉइंट है। ब्रिटिशर ने मुंबई निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया? तो पुर्तगालियों से प्राप्त किया। अब पूरी कहानी को लिखना है, ठीक है।